हेलो फ्रेंड्स, राइट वे एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे 1 फरवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जिसका ये रहेगा कौन सा पार्ट 1। ओके, हम हर पेपर के बना रहे हैं 3 पार्ट, जिसमें 35 क्वेश्चन जीके प्लस साइंस के तो हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट में कवर आपके, और मैथ्स और रीजनिंग मिक्स आती है तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के 2 पार्ट बनते हैं, जिसमें 70 पर पहला पार्ट हो जाता है और 100 पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पहला प्रश्न है आपका, सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, इस पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों ये तो सही है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, संधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दलाली की जाती थी। नहीं दोस्तों, इसमें कोई दलाली नहीं हुई थी। ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, मतलब कि ऑप्शन गलत पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और ऑप्शन देख लेते हैं। यह सिंधु नदी प्रणाली के पानी के वितरण के संबंध में है। बिल्कुल ये जो संबंध, ये जो है पश्चिमी जो हमारी नदियां थी, झेलम, सिंध और चिनाब, इनका कंट्रोल जो हमने किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। और ये जो किसके बीच हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसमें गलत क्वेश्चन पूछा है तो आपका ये सी वाला गलत हो जाता है। बाकी 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर नजर बनाए रखना। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए अपने जीडीपी विकास का लक्ष्य को बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा कितना, 9.5। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। ऑप्शन है हमारे सामने 1917, 1915, 1918 और 1920। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1918। बात करते हैं 1917 की, तो 1917 में ही गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया। ओके, और इनके ही नेतृत्व में अगले साल जो है क्या हुई, अहमदाबाद की सूती मिल में क्या हुई, हड़ताल हुई। ठीक है दोस्तों, और ये हड़ताल जो है 21 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक, 21 दिनों तक चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन है हमारे सामने, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा मोतीलाल जी नेहरू और चितरंजन दास। मैं इसकी बात करूं कि इस पार्टी की जो स्थापना हुई, इसकी तारीख क्या थी, तो ये थी दोस्तों आपकी 1 जनवरी 1923। 1923 तो प्रश्न में दिया गया है, लेकिन पूरी तारीख की बात की जाए तो ये थी आपकी क्या, 1 जनवरी 1923। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने, भूटान, नेपाल, म्यांमार और मालदीव। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपकी किसको, भूटान को। भूटान को एक और कहा जाता है लैंड ऑफ द थंडर डेगन, है ना फ्रेंड्स, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी कहा जाता है और थंडर डेगन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने, टप्पा, ठुमरी, ख्याल और कव्वाली। बात करूं मैं, इसका सही आंसर है ख्याल। और ख्याल शैली का जो उद्भव हुआ था दोस्तों, ख्याल शैली का जो है उद्भव हुआ था, ये हुआ था आपकी ध्रुपद शैली से। किससे हुआ था दोस्तों, ध्रुपद शैली से। तो ख्याल शैली, ख्याल जो है इसको हम ध्रुपद की संतान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्रुपद की संतान। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7, लोई लंगाइनी महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, अंगामी, नागा, रगमा और खासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागा जनजाति द्वारा। जिस समय बीज बोए जाते हैं उस समय इस त्योहार को ये लोग मनाते हैं, इसलिए इस त्योहार को ये लोग बोलते हैं बीज बोने का त्योहार। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बीज बोने का त्योहार। और इस इसी त्योहार लुई लंगाइनी महोत्सव के समय ही अपना नए नव वर्ष भी मनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मुख्यालय जो है, मतलब हर पेपर में हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का मुख्यालय पूछा जा रहा है। एक रहेगा कि मुख्यालय जो है आप स्पेशली सभी चीजों के याद करें। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, जबलपुर में। मुख्यालय से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए आप इसको स्पेशली याद जरूर करें। ओके, अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई। ठीक है फ्रेंड्स,
ये की गई थी आपकी झाबुआ से। ये बिल्कुल जो है करंट का क्वेश्चन है और उस समय के पेपर में पूछा गया है। तो अभी जो वर्तमान में करंट में ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है आपका किसका, लाडली बहना योजना का। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाडली बहना योजना से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखें। जैसे कि इसकी शुरुआत जो हुई है 1,000 रुपये से हुई है, 3,000 रुपये तक का इसमें जो है बहनाओं को लाभ दिया जाएगा। ओके, और इसकी लॉन्चिंग कब हुई, तो इसकी लॉन्चिंग हुई थी 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च 2023 को। बिल्कुल सब कुछ ध्यान रखना है। पहले चरण में जो है इसमें 23 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया। अगला चरण भी आने वाला है, दूसरे चरण में इसमें 21 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर आप नज़र बनाए रखें, इन्हीं में से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 1,000 रुपये वाला तो इसमें पूछा भी गया है एमपीपीएससी की प्री में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है। बिल्कुल, कोविड टीकाकरण जो सबसे पहले पूरा हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हमारा रतलाम में। रतलाम में तो मैं बताऊं आपको कि 90% जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहां पर भी कोविड का टीकाकरण सबसे पहले हो चुका था। अगला प्रश्न है हमारा, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई। तो दोस्तों ये जो रखी गई थी आपकी 2012 में। दोस्तों बुद्ध महोदय जी से प्रश्न बना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका जन्म जो हुआ था बुद्ध महोदय का, ये होता कब, 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जन्म स्थान जो है इनका ये है क्या, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये जो है आपका कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या को समर्पित है, मतलब कि किसको समर्पित है। दोस्तों ये जो समर्पित है आपके, किसको है, भगवान विष्णु को। और साथ ही ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है आपका ग्यारसपुर विदिशा में। कहाँ पर है, ग्यारसपुर विदिशा में जो है आपका ये वाला मंदिर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, मंदिर में 10 अवतारों का चित्रण मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गजल निदा फाजली द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, होश वाले को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। बी वाला ऑप्शन है, दिल ए नादान तुझे क्या हुआ। सी वाला ऑप्शन है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। और डी वाला ऑप्शन है, कोई उम्मीद बाहर नहीं आती। तो दोस्तों गजलें भी अब आपको याद कर ही लेनी चाहिए। मैं भी हंस रहा हूँ, थोड़ा आप भी हंस लो, पेपर देने वालों की भी हंसी चली ही होगी। तो जो निदा फाजली द्वारा लिखी हुई है, ये हुई है पहली वाली, है ना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। बात करते हैं कि दिल है नादान तुझे क्या हुआ, ये लिखी हुई है किसके द्वारा, मिर्जा गालिब के द्वारा। किसके द्वारा, मिर्जा गालिब के द्वारा। और ये जो सी वाली है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये लिखी हुई है किसके द्वारा दोस्तों, गुलाम अली के द्वारा। गुलाम अली के द्वारा, है ना। और कोई उम्मीद बाहर नहीं आती, ये भी किसके द्वारा लिखी हुई है, मिर्जा गालिब के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन है आपके सामने, करेरा, सोनगढ़िया, नरसिंहगढ़, और चौथा है आपका रालामंडल। दोस्तों राजगढ़ जिले में जो है नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बात करेंगे ये करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी जिले में। कहाँ है, शिवपुरी जिले में। और बात करेंगे सोनगढ़ियाल कहाँ है, तो ये है आपके कहाँ पर, सीधी जिले में। और बात करेंगे राला मंडल कहाँ है, तो ये है इंदौर के निकट है, इंदौर से कुछ दूरी पर है, इंदौर के निकट है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 3, 6, 9 और 12। तो ये जो है कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। और ये कौन कौन से समूह हैं, तो एक तो है भारिया जनजाति समूह, अगला है बेगा जनजाति समूह, और अगला है सहरिया जनजाति समूह। ये तीनों जो हैं इसमें आते हैं। ओके, अगला है, कौन सा जिला गेहूं के आटे के प्रमुख उत्पादक में से एक है। ऑप्शन है निवाड़ी, दूसरा है मुरैना, तीसरा है झाबुआ, और चौथा है रायसेन। तो आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, रायसेन। ओके फ्रेंड्स, अगला अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या विभाग मध्य प्रदेश में सहसूत तसर और रेशम उत्पादन के लाभार्थियों के लिए एक विशेष परियोजना पर काम कर रहा है।
ऑप्शन है आपके सामने कुटीर और ग्रामीण उद्योग मध्य प्रदेश सरकार, अगला है कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार और एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार, अगला है उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश सरकार और अगला है वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना निम्नलिखित में से किस विभाग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। ऑप्शन है आपके सामने, पहला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अगला है नागरिक उड्डयन और विभाग मध्य प्रदेश, अगला है सहकारिता विभाग और अगला है नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग राज्य सहकारी विपणन संघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौन सा, नागरिक खाद्य आपूर्ति और राज्य सहकारी विपणन संघ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में पुलिस पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया। तो ये जो इन्होंने किया था कितना, 3.8%। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान कौन सा है। ओके दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान जो है कौन से नंबर पे आता है, तीसरा। आपके सामने मेरा प्रश्न है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, साइंस से रिलेटेड है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ओके, तो ये जो होता है आपका दबाव होता है, क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल ये जैसे परिभाषा पढ़ी और अगर आपको ध्यान में है तो सीधा ही इसका आंसर निकल के आता है कि क्या होता है, दबाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाहारी वे हैं जो खाते हैं, सर्वाहारी क्या खाते हैं। तो दोस्तों सर्वाहारी वो हैं जो क्या खाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, निर्माता, निर्माता तो होते नहीं, ये खाने वाला चाहिए हमको। अगला होता है शाक बख्शी, ये नहीं होते हैं। अगला होता है पौधे और मांस दोनों, और अडी वाला है मांस। तो ये जो दोनों खाते हैं ना, ये होते हैं कौन, सर्वाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, सी वाला। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य जाल, एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी, एक खाद्य जाल से बहुत सारी खाद्य जाल बन जाती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका पहला वाला। निम्नलिखित में से किसमें खुली संवहनी बंडल हैं जो एक वलय में व्यवस्थित रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन है आपके सामने, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, क्रिप्टोगेम और अगला ऑप्शन है माइकोराइजा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, द्विबीजपत्री। इसके अंदर जो क्या होते हैं, खुले संवहनी बंडल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पेट्रोमाइजोम, अगला है मिस्काइन, अगला है हैंगिंग फिश और अगला है स्क्लो स्कोलियोडाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं आपके तीनों जो होते हैं, ये इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जबड़े जो होते हैं ना वो होते हैं अनुपस्थित। क्या होते हैं, जबड़े अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो होता है ये एक मछली की प्रजाति है, और मछली की क्या है, प्रजाति है, और इसके अंदर जो है जबड़े भी उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जबड़े उपस्थित होते थे। ये जो है इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है। आपको बताना है कि लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है आसानी से सिकन। तो बिल्कुल ये पहला जो है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से सिकन मतलब ये तो हानि हो रही है ना। तीन ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। फाइबर मजबूत और लोचदार होते हैं जो इसे उछालने के गुण देते हैं। बिल्कुल ये तो सही है। और कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक समय तक तंग और चमक रहती है। बिल्कुल फाइबर वाले बहुत चमक भी शानदार रहती है। अगला है सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स से बने होते हैं और ये बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं और लंबे समय तक टिके हुए भी रहते हैं। तो इसका जो है लाभ नहीं है, इसकी लाभ नहीं है, मतलब ये जो हो जाएगा आसानी से सिकन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों इसके लाभ हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निर्देश दिया है हमको, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। ओके, तो आपके सामने है अभिकथन, किसी कुएं का कठोर जल
उसमें धोने का सोडा मिलाने पर नरम हो जाता है। और इसका कारण दिया है अगला, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, उन्हें घुलनशील कार्बोनेट लवण में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये ए वाला हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, सत्य है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जिस यौगिक का हम उपयोग करते हैं वो होता है क्या, सोडियम, वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, दावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। कठोर जल कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जबकि सल्फेट जो होता है वो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। अगला प्रश्न है आपके सामने, उष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है किलोग्राम मिलीग्राम, अगला है जूल जी, और अगला है जूल किलोग्राम, और अगला है जूल मिलीग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जूल किलोग्राम। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक रिक्त स्थान एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने इसमें हमको बताना है कि ठोस की तरह भी कार्य और तरल की तरह दोनों तरह जो कार्य करता है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने अम्ल, अगला है क्षार, और अगला है गैर न्यूटोनियन द्रव्य, और अगला ऑप्शन है आपके सामने गेलेटिन। ओके फ्रेंड्स, तो अम्ल और क्षार तो बिल्कुल होते नहीं है, ऐसा ऐसा ही होता है गैर न्यूटोनियन द्रव्य, जो ठोस की तरह भी कार्य करता है और तरल की तरह भी कार्य करता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, गैर न्यूटोनियन द्रव्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूंगफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। तो मूंगफली के दाने तो आपने खाए होंगे दोस्तों, जिन्हें हम सिंगदाने भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बीज। ये जो है मूंगफली के बीज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पौधे पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उपयोग काम करता है। तो वो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है फ्लोएम, अगला है जाइलम, अगला है ऑप्शन आपके सामने स्टोमेटा, और अगला है प्लास्टिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जाइलम हो जाएगा, क्योंकि जाइलम ही वो संवहनी ऊतक है जो क्या करता है, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव कंकाल जन्म के समय लगभग हड्डियों से बना होता है। तो जो शिशु नया जन्म लेता है तो शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 2000, अगला ऑप्शन है 500, अगला ऑप्शन है 305, और अगला ऑप्शन है आपके सामने 120। तो दोस्तों ये जो होता है, लगभग 305 हड्डियां इसके शरीर में होती है। जो शिशु जन्म लेता है उसकी कितनी होती है, लगभग 305। और जब वो बड़ा हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो उसकी वही हड्डियां जो है जुड़ जुड़ कर 206 रह जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं, 206। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर हमने 2 प्रश्न कवर किए। अगला प्रश्न है आपके सामने, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए। जो संतुलित आहार चार्ट होता है उसके अनुसार हमें सबसे अधिक मात्रा में किसका सेवन करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने अनाज, अगला है फल, तीसरा ऑप्शन है दालें, और चौथा ऑप्शन है चीनी। तो दोस्तों चौथा तो होगा नहीं, आपको भी पता जाता है शुगर तो तकलीफ देती है। तो इसका सही आंसर है कौन सा, अनाज। भरपूर मात्रा में हमको क्या खाना चाहिए दोस्तों, अनाज खाना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, उचेरिया बेनक्राफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है। इससे मतलब कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने एचआईवी, और अगला है फाइलेरिया, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मलेरिया, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डेंगू। तो दोस्तों वुचेरिया बिनक्राफ्ट किसके लिए जिम्मेदार है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, फाइलेरिया होता है। ओके, बात करते हैं हम कि अगला प्रश्न है आपके सामने, चुंबक द्वारा लगाया गया बल बल का उदाहरण है। आपको बताना है कि ये कौन सा बल है। ओके, तो पहला दिया है आपको कॉन्टेक्ट, अगला दिया है नॉन कॉन्टेक्ट, अगला दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगला दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको बताना है कि कौन सा बल जो है चुंबक द्वारा लगाया गया बल है। तो ये होता है कौन सा दोस्तों, आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होते हैं, इनके उदाहरण आपको किसमें देना है,
कमेंट में बताना है। ओके, इन दोनों के उदाहरण आपको कमेंट में बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे जीके और साइंस के क्वेश्चन इस वाले पार्ट के खत्म होते हैं। आगे हम करेंगे रीजनिंग के, जो कि सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आप बिल्कुल इसके आंसर दीजिए और अगले पार्ट को देखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।